हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह आज ले आया हूं आपके लिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन महोदय के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन पोएम जिसका नाम है यूलिसीज। इसे यूलिसीज पढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स और प्लेसेस के नाम यहाँ लिखे हुए हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन या इनंसिएशन में थोड़ी परेशानी आती है, उसे आप एक बार जरूर सुनिएगा ध्यान से। इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपको कुछ बेहतरीन पॉइंट्स बताने वाला हूं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये मैक्सिमम एग्जाम्स में, जैसे कि यूपी के जितने भी एग्जाम्स में हैं, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो या जीआईसी लेक्चरर हो, इवन दिल्ली का जो है डी++B टीजीटी पीजीटी हो या यूजीसी का नेट हो, यूलिसेज पोएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे पॉइंट वाइज रखा हूं मैं यहाँ पर। उसके अलावा बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पॉइंट वाइज रखे हुए हैं, आप उसे जरूर देखिएगा ध्यान से। अगर आपको लगता है वीडियो लेंथी होने वाला है तो 1.5x पर जाकर के आप इसे सुन सकते हैं। थोड़ा मैनेज आप कर लीजिएगा ताकि आपको परेशानी जो है वो समय की ना हो और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। पॉइंट वाइज हम शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन से पहले, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि 1833 में ये लिखा हुआ गया, 1842 में ये पब्लिश हुआ। सेकेंड एडिशन पोएम्स जो कलेक्शन का नाम था उसमें ये पब्लिश हुआ था। 33 वो दौर था, वो समय था जब इनके खास दोस्त जिनसे ये अपनी बहन की शादी करने वाले थे, आर्थर हेनरी हैलम, इनका डेथ भी 1833 में हुआ था। उस दौरान ये बहुत परेशान थे, बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे, इसलिए बहुत सारे पोएम उस दौरान लिखा इन्होंने। और उन सारे पोएम्स में एक पॉइंट जो बनकर आती है वो है एलिजी। तो एलिजी जो एक लैमेंट होता है, किसी के डेथ पर लिखा जाने वाला शोक गीत जिसे कहते हैं, उसका भी एक एलिमेंट इसमें पाया जाएगा। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी इसमें पाया जाएगा क्योंकि पोएट जो है वो खुद की यात्राओं के बारे में, खुद के लाइफ के संघर्षों के बारे में इसमें लिखता है। अब अगर बात करें हम सेकंड पॉइंट को कि सोर्स क्या है, बैकग्राउंड क्या है, बेस क्या है इस पोएम को लिखने का हमारे टेनिसन महोदय के, तो वो है होमर्स के दो बुक, एक है इलियड और एक है ओडिसी। ओडिसी या इसे हम ओडिसियस भी कहते हैं। तो ये होमर के द्वारा लिखा गया था। और जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो दूसरे राइटर हैं, दांते, उनकी जो बुक है वो है यूलिसीज, जिसे यूलिसीज भी कहा जाता है। और ये दांते के इन्फर्मो नामक बुक से लिया गया है। तो दो बुक होमर के और एक बुक दांते के इन्फर्नो, जो कि एक पार्ट है ये यूलिसीज, यहां से ये लिया गया है। लेकिन अगर हम क्रिटिक की बात माने तो मोस्ट ऑफ द क्रिटिक जो है वो ये मानते हैं कि होमर का जो ये ओडिसी या ओडिसियस कहते हैं, यही मेन रिसोर्स है इस पोएम के लिखने का। थर्ड पॉइंट है ये कि जो ये यूलिसीज है ये रोमन और इंग्लिश में बोला जाता है, जबकि ग्रीक में इसे ओडिसी कहते हैं। ओडिसी ओडिसी ग्रीक में है और यूलिसीज जो है वो रोमन और इंग्लिश में बोला जाता है। तो दोनों नाम सेम है पर ये लैंग्वेज के डिफरेंस, प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग हो गया है। बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में पूछे हुए हैं। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के अलावा फिलोसॉफिकल लिरिक भी है और ये कंपेनियन पोएम है लोटस ईटर्स, जो इन्हीं के द्वारा, टेनिसन महोदय के द्वारा लिखा हुआ एक और पोएम है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में आप ये ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग के 3 पोएम्स पूछ लेगा एग्जाम में और एक दे देगा हमारे इन महोदय का, टेनिसन महोदय का, चाहे वो यूलिसीज हो और चाहे कोई और पोएम हो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग हो। और फिर आपको कहेगा कि इसमें से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पोएम ऐसा है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। तो चूंकि आपको पता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग महोदय जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के पोएट ही हैं, उनसे ज्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग किसी और ने नहीं लिखा है इंग्लिश लिटरेचर में। तो आप उनको, उनके ऊपर तो आप 1% भी जो है उंगली उठाने वाले नहीं हो कि हाँ इनका जो है वो नहीं होने वाला है। इनका सारा का सारा पोएम जो है, सारा सारा वर्क जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग होने वाला है, इसलिए आप यूलिसीज पे टिक लगा दोगे कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग के भी कुछ पोएम्स ऐसे हैं एक्सेप्शन के तौर पर जो ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। तो आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बोल्ड में लिखा हुआ है, कलर भी किया हुआ है, तो भी यानी इसका ये मतलब है कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ये जो पोएम है यूलिसीज, वो पोएम ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें जो यूलिसीज है, जो मेन मिथोलॉजिकल हीरो है इस पोएम का, वो एक्टिव रहना चाहता है। वो अपने देश, अपने किंगडम इथाका में नहीं रहना चाहता, उसे एक्सप्लोर करना है दुनिया को, वर्ल्ड को, उसे एडवेंचर पसंद है, इसलिए वो एक्शन में है, हमेशा एक्शन में रहना चाहता है। यूलिसीज की जो कंपेनियन पोएम है लोटस ईटर, वो पोएम ऑफ लेजीनेस के नाम से जानी जाती है। उसमें इन एक्शन है, उसमें जो बंदे हैं ना वो काम ही नहीं करना चाहते।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है और ब्लैंक वर्स का मतलब आपको पता है कि अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है। टोटल बात करें लाइंस की तो 70 लाइंस है इसमें, जो 3 अनइवन स्टैंजास में डिवाइडेड है। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा 33 लाइंस में है, सेकंड जो है वो 10-11 लाइंस में है। स्टैंजा जो है वो डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही से नहीं हुआ है। जो दूसरी एक पोएम है द प्रिंसेस, वो है ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ। उसकी वर्सिफिकेशन या स्ट्रक्चर जो है वो इस यूलिसिस नामक पोएम से मैच करती है। तो कभी ये भी पूछ सकता है कि द प्रिंसेस या यूलिसिस का नाम दे देगा एक और पूछेगा इससे रिलेटेड जो और भी पोएम्स हैं टेनिसन का जिसका वर्सिफिकेशन या स्ट्रक्चर मैच करता हो वो कौन सी पोएम है। तो किसी भी तरीके से कोई भी पॉइंट आए, कोई भी पॉइंट बचना नहीं चाहिए एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये सारे पॉइंट्स देना चाहूंगा। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो ये कि ये महोदय जो है अपने खुद के ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट को यहाँ प्रूव करते हैं, अपनी पर्सनल जर्नी को बताते हैं ये। और ये एक एलिजी है जो इनके बहुत ही खास मित्र जो मैंने आपको बताया मिस्टर AHH आर्थर हेनरी हेलम के डेथ पर इन्होंने लिखा था। ये लिखा हुआ उनके डेथ पर नहीं है, पर यह है कि उसकी पॉइंट इसमें है। फेसिंग ओल्ड एज, मिथिकल हीरो जो यूलिसिस है वो डिस्क्राइब करता है अपने डिस्कंटेंट को, यानी कि अपने असंतुष्टि को, और रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी को, जब वो लौट करके आता है अपने राज्य इथाका में, जो कि आयरलैंड में है। याद रखिएगा, इथाका जरूर याद रखिएगा। इथाका उसका कंट्री का नाम था, किंगडम का नाम था, जहां का यूलिसिस जो है वो राजा है, और ये आयरलैंड में पाया जाता है। और वो भी कब, जब ट्रोजन वॉर से ये लड़ करके आया। ट्रोजन वॉर किसके बीच में हुआ, कौन जीता, वो भी मैंने रख दिया है ब्रैकेट में ताकि आपको आसानी हो, पता चले आपको कम से कम कि ट्रोजन वॉर किसके बीच में हुआ। ट्रॉय वर्सेस ग्रीक के बीच में ये युद्ध हुआ था, और ग्रीक यानी कि यूलिसिस महोदय जो थे वो ग्रीक को सपोर्ट करते थे, और ये जो थे विनर हुए थे। और अपने जो फार रेंजिंग ट्रेवल्स है, जो बहुत दूर दूर की यात्राएं हैं, ये बंदा जो है वो करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मैं अपने देश में रहूं, ऐसे लोगों के बीच में रहूं। कैसे लोगों के बीच में रहूं वो आप पोएम में कंफर्म करिएगा। इसलिए वो यात्रा करना चाहता है, एडवेंचर करना चाहता है, एक्सपीरियंस पाना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि टोटल कितने ईयर्स लगे यूलिसिस को यात्रा में या इथाका वापस आने में। तो ये 20 ईयर्स लगे, 10 ईयर्स लगे उसको युद्ध में ट्रोजन से लड़ाई करते समय, और 10 ईयर्स लगे उसको लौटने में। हालांकि कितने साल लगे उसको इथाका से ट्रोजन वार की जो यात्रा थी वहां जाने में, जाने का टाइम नहीं लिखा है, केवल युद्ध और आने का समय लिखा हुआ है 20 साल। ये अपनी पत्नी, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है पनेलोपी, ये पनेलोपी है। अगर मैं बताऊं, मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की, फिर उसी में जाकर के मैंने यूपी का टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई किया, और जीआईसी लेक्चरर का भी मैंने 2022 में क्वालिफाई किया। आप चाहें तो आप एविडेंस के तौर पर देख सकते हैं, शॉर्ट्स में मेरे होगा वो। अभी फिलहाल तो डी का क्वालिफाई करके मैं दिल्ली में हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जैसे यूपी बोर्ड के जो बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं, उनको प्रोनाउंसिएशन में बहुत परेशानी होती है। उनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, पर फ्लुएंसी या बोलने का जो तरीका होता है वो हेजिटेशन के कारण बोल नहीं पाते, और गलतियां हमसे ज्यादा होती है, ये डर के मारे जो हम बोलना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पनेलोपी है, पेनेलोप मत कहिएगा इसे। अपने जो बेटा इनका इकलौता था टेलीमैकस, जो उस समय बहुत छोटा था, या यूं कहें पेट में था जब ये यात्रा पर गए युद्ध के लिए, तो अपनी वाइफ को पा गए ये घर लौट करके। बहुत से लोग घर लौट जाते हैं, चाहे जॉब से हो चाहे कहीं और काम से हो, तो उनको खुशी मिलती है, एक अपनापन सा फील होता है, पर इनको ऐसा कुछ नहीं लगा। ये कंट्रास्ट महोदय हमारे बोलते हैं, कहते हैं कि बावजूद इसके ये अपने वाइफ और अपने बेटे के साथ है, इस समय अपने राज्य में है ये, बावजूद ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और चीजों की लालसा जो है वो अंश इनके अंदर अभी भी है, और भी दूर ये जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर इनको सूट नहीं करता है, और ये फिर से अपने क्वेस्ट को, अपनी प्यास को बुझाना चाहते हैं, और नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहते हैं। ये जो लास्ट लाइन है इस पोएम का, एक फ्रेज के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ये बेहतरीन लाइन है, बेहतरीन कोट है। ये एक कोट इनको रातों रात जो है ये सेलिब्रिटी बना देता है इस पोएट को। और ये चूंकि विक्टोरियन पोएट है, इसलिए विक्टोरियन जो राइटर्स थे उस समय, उन सब का ये एक लाइन मोटो बन गया था। मोटो एक आदर्श लाइन बन गया था कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको सीखना है, समझना है, खोजना है, संघर्ष करना है, ऐसे अपने आप को जो है वो हार नहीं मानना है, कुछ न कुछ करते रहना है लाइफ में। ये मोटिवेट करता था विक्टोरियंस को और इन लोगों को भी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स यहाँ यूज हुए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पोएम में भी ये यूज हुआ है, तो इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही टॉक्स इन दिस पोएम अबाउट, ये किस किस के बारे में बात करते हैं, तो हाइडीज, ये हाइडीज है, हायार्ड्स नहीं है।
हाइडीज के बारे में बात करते हैं, ट्रॉय के बारे में, हैप्पी आइल्स के बारे में बात करते हैं, और ये है एक्लीज। एक्लीज जो है ये ट्रोजन वॉर का हीरो है। इसकी मौत कैसी होती है वो मैंने यहाँ 2 लाइन्स में लिखा हुआ है। हालांकि मैं इसके सारे के सारे बैकग्राउंड नहीं, पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हाइडीज और एक्लीज, इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको मैं। पहले एक्लीज के बारे में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मैंने। जैसे हमारे यहाँ महाभारत में ये माना जाता है कि दुर्योधन की जो माँ थी, जो आंखों पर पट्टी, धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी, आंखों पर पट्टी हमेशा बांध करके रखती थी, शायद गंधारी ऐसे नाम कुछ था उनका। कहा जाता है कि उनके आंखों में या उनके सती बहुत शक्ति था, जिससे कि अगर वो किसी भी व्यक्ति को देखती तो पूरा का पूरा व्यक्ति, पूरी की पूरी बॉडी उसकी जो है वो स्टोन हो जाती। स्टोन का मतलब वो जम नहीं जाता, बल्कि इतनी ताकतवर हो जाती कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारने से, किसी भी व्यक्ति के मारने से वो नहीं मरता, वो व्यक्ति जिसको वो देख लेती। इसलिए उन्होंने एक बार अपने बेटे को बोला, दुर्योधन को, कि तुम्हारा युद्ध होने वाला है कुरुक्षेत्र में, उसके पहले तुम मुझसे एक बार मिल लो आकर के। ये बात भगवान कृष्ण को पता चली। उनको पता था कि अगर गांधारी ने देख लिया ऐसा तो पता चलेगा कि सब सर्वनाश हो जाएगा, पांडव जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो जाके थोड़ा सा चालबाजी करते हैं और दुर्योधन के कान में कहते हैं कि देखो तुम माँ के सामने जा रहे हो ठीक है, पर नंगे जाना। बच्चे थे तो ठीक है, अब नंगे हो गए हो, अब इस उम्र में हो गए हो कि तुम्हें नंगे होकर के जाना शोभा नहीं देता, इसलिए तुम कुछ पहन करके जाओ, नीचे कम से कम कुछ पहन लो। दुर्योधन की बात मान लेता है, शायद शर्म से, वो नहीं चाहता है कि सच में वो माँ के सामने ऐसे जाए, और जाता है। तो माँ जब आँख खोलती है पट्टी तो देखती है अपने बेटे को, तो दुर्योधन का सारा पार्ट जो है बॉडी का, सिवाय अंडरगारमेंट जहां पहना हुआ है वो, वहां के पूरा का पूरा जो है वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो मारा नहीं जाएगा। फिर भी माँ जो होती है वो परेशान होती है कि आखिर ये पूरा नंगा क्यों नहीं आया, जब इसको नंगा बोला गया था, क्योंकि उनको डर था कि जहां भी ये कुछ कपड़ा पहन लिया वहां उनकी शक्ति काम नहीं करेगी, उनकी शक्ति काम नहीं करेगी जो उनके पास है, जो आँख खोलने के बाद उनको मिली है। तो अंत में आपको भी पता है कि भीम ने दुर्योधन का पैर किस तरीके से फाड़ा था, किस तरीके से उसकी मौत होती है, ये आपको पता होगा। ऐसा ही कुछ होता है एक्लीज के बारे में। एक्लीज की माँ जो थी, उनको भी एक शक्ति मिली थी कि वो किसी निश्चित समय में रिवर स्टिक्स में अगर जाकर के अपने बेटे को या किसी को भी डुबा देती हैं अपने हाथों से पकड़े रहना है बस, ये नहीं उठाकर फेंक देना है। तो वो बच्चा जिसको भी ये डुबाएंगी, नॉर्मली अपने बेटे को ही, तो वो जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो अमर हो जाएगा। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका बाल बांका नहीं कर सकता। माँ जो है ये राज जो चुकी है वो जानती थी पहले से ही, अपनी शक्ति के बारे में उसको पहले से पता था। एक्लीज को वो बुलाती है ट्रोजन वॉर के पहले और कहती है कि मेरे पास आओ। वो आता है और नंगे आता है वो, यहाँ देखिएगा, यहाँ नंगे आता है वो। उसके पैरों को पकड़ करके माँ तो माँ है और शक्तिशाली माँ है, वो पकड़ करके वो रिवर स्टिक्स में जो है वो डुबो देती है। चूंकि डुबो सारा शरीर देती है, सारा शरीर स्टोन का हो जाता है, स्टोन का मतलब एक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन जो हील, जो एड़ी पकड़ करके वो पानी में डुबोई हुई होती हैं, वो जहां उनका हाथ का स्पर्श है उस जगह पर पानी नहीं लगता है, या वो एड़ी पूरी तरह से पानी में नहीं डूबती है, जिसके कारण वो हील जो है वो एक ऐसा पार्ट बच जाता है जो कमजोर होता है, वीक पॉइंट होता है, और युद्ध में उसी हील पर जो है वो एरो से वार किया जाता है और उसकी मौत होती है। अगर मैं हाइडीज के बारे में अभी से बता दूं ताकि आप थोड़े से कंफर्म रहे। हाइडीज जो है ग्रीक में कहा जाता है कि लोग रात में आसमान में तारों को देख करके मौसम का अंदाजा लगाते थे, और हाइडीज भी ऐसे ही तारों का एक समूह है जो वृषभ राशि में होता है। वृषभ राशि मतलब टॉरस में होता है ये। अब जो ग्रीक मिथोलॉजी है उसके अनुसार कि ये हाइडीज जो है ना 5 बहनों की आत्माएं थी, 5 नाम देखिएगा, 5 स्टार्स, जो अपने भाई की मृत्यु पर रोती थी। तो उनकी आंख के आंसू बारिश बनकर जमीन पर गिरते थे। इस पोएम में भी यहाँ हाइडीज का जिक्र हुआ है, जिसका मतलब है कि यूलिसिस जो है जब समुद्र में यात्रा करता था तब वो तारों का समूह देखता था कि अगर हाइडीज जो तारों का समूह है जो सप्तऋषि के बगल में निकलता था, अगर वो दिख गया तो पता चल जाता था यूलिसिस को कि बारिश और तूफान आने वाला है, और अब उसको यात्रा में थोड़ी स्ट्रेटजी लानी होगी, क्योंकि समुद्री यात्राएं ही होती थी पहले। तो समुद्र में बारिश तूफान आने का मतलब आपको पता है कि जान का जोखिम होना। ऐसे कंडीशन में वो कुछ ऐसे ही चीजों का आभास लगाते थे और अपने बचाने के लिए जो है वो कुछ जतन किया करते थे। नेक्स्ट में चलते हैं हम। तो इन सब का जिक्र है, ये सब जरूर याद रखिएगा वर्ड, और इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको पता हो। अब हम चलते हैं, इस पार्ट को 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि 3 अनइवन सेक्शंस हैं या स्टैंजाज हैं इसमें। तो 3 सेक्शन है इसमें। फर्स्ट को हमने नाम दिया है द किंग्स डिसकंटेंट।
पहले सेक्शन में जो 1 से 32 लाइन के बीच में है, यहाँ जो यूलिसिस है वो असंतुष्ट है, डिसकंटेंट है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो इस देश में रहे, वो और एडवेंचर चाहता है। जो सेकंड पार्ट है, जो सबसे छोटा है, ये भी पूछा जा सकता है कि विच स्टैंजा इज द शॉर्टेस्ट वन, कि ये 33 टू 43 यानी कि 11 लाइंस का स्टैंजा है ये। टेलीमैकस जो उसका बेटा होता है यूलिसिस का, वो एक उत्तराधिकारी के रूप में होता है और अपने ड्यूटी का निर्वहन करेगा, वो ऐसा कहता है उसका बाप। उसका फादर कहता है कि मेरा बेटा है और मेरे जाने के बाद ये अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। और जो थर्ड है वो है द कॉल टू हिज मैरिनर्स, अपने मैरिनर्स को, अपने कंपेनियंस को वो फिर से बुलाता है और कहता है यार ऐसे मरने से अच्छा है, एक तो उम्र हमारी बहुत हो चुकी है, कुछ समय बचे हैं, कुछ समय हम इस देश को नहीं देना चाहते, इन लोगों को नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं एक्सप्लोर करना कुछ और। तो बुलाता है और उनके साथ फिर से एक नई यात्रा शुरू करेगा, जो कि 44 टू 70 लाइन्स में खत्म होता है। हम इसे कुछ और तरीके से भी बता सकते हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि एग्जाम में जो है वो कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी स्टैंजा का गिस्ट पूछ सकता है। आपको पता हो कि फर्स्ट स्टैंजा किसके बारे में है, सेकंड और थर्ड किसके बारे में। तो जो फर्स्ट है वो यूलिसिस द रूलर के बारे में है, ये कि एक रूलर के रूप में किस तरीके से था वो, उसे अच्छा था, नहीं अच्छा लगा, क्या किया उसने। सेकंड में यूलिसिस द फादर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है कि वो फादर के रूप में क्या क्या बोलता है। और लास्ट में है यूलिसिस द एडवेंचरर, यानी कि हम इस फर्स्ट को, ये फर्स्ट, सेकंड को इस सेकंड और थर्ड को इस थर्ड के रूप में भी जान सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। लिखा है कि यूलिसिस, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यूलिसिस जो है अपने टेलीमेकस, अपने बेटे को जो है वो कहता है कि ये इसके अंदर बहुत पेशेंस है और ये सेल्फलेस है। मेरा बेटा बहुत पेशेंस वाला है, बहुत सेल्फलेस वाला है। और उसके लिए उसने 2-3 लाइन बोली है, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में ये केवल लाइन पूछ लेगा। और आपको पता है ये लाइन आप पढ़ करके, चूंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन जो है वो यूलिसिस नामक पोएम से है, पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि किसके लिए कहा गया है। और अगर गलती से आपको ये पता चल गया कि ये टेलीमैकस के लिए कहा गया है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें कौन सी क्वालिटी टेलीमैकस की यूलिसिस जो है वो बताना चाहता है। तो पेशेंट और सेल्फलेस, ये जो 2 पॉइंट है ना, ये एग्जाम में आए हुए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हम चलते हैं कुछ फेमस कोट्स में। कोट्स आपको मिल जाएगा इस पोएम में, पर आपको ये पता रहे कि ये बहुत फेमस है और इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, कम से कम इसके मीनिंग्स, अर्थ, जो भी इसकी बैकग्राउंड है, फिगर ऑफ स्पीच यानी पोएटिक डिवाइसेस, ये सब आपको पता हो। स्टार्टिंग लाइंस है, अगर आप देखोगे शुरू की कुछ लाइंस तो आपको ये मिलेगा। शुरू के लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। नेक्स्ट है आपका, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पता रहे कि ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये एग्जाम में तो नहीं आया है, पर ये एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ऐसे ये है, टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ये है इंपॉर्टेंट आपके, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर काम चला सकते। जो लास्ट का फ्रेज आपको इसके पहले दिखाया गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप कवर करिएगा, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। हम चलते हैं एक्सप्लेन करने स्टैंजा नंबर 1 से, जिसमें किंग के डिसकंटेंट यानी असंतुष्टपन पर बात की जाती है। पोएट शुरू करता है लाइन और कहता है, चूंकि वो इथाका में आ चुका है, बैठा है, अब लड़ाई करके आ चुका है और कुछ समय बिताने के बाद उसे लग जाता है कि यहाँ रहना बोरिंग से ज्यादा कुछ नहीं है। कहता है कि लिटिल प्रॉफिट, लिटिल प्रॉफिट का मतलब होता है यूजलेस या बहुत कम लाभ दिखाई देना उसको। वो कहता है कि इट लिटिल प्रॉफिट्स, इसमें बहुत बहुत कम लाभ है, मुझे कोई लाभ नहीं दिखता। कि दैट, कि एक आइडल किंग, आइडल का मतलब होता है निष्क्रिय राजा, इनएक्टिव। कहता है कि मुझे कोई लाभ नहीं दिखता एक निष्क्रिय राजा बनने में, एक इनएक्टिव राजा बनने में मुझे कोई लाभ नहीं है। उसे राज करना भी जो है ना इनएक्टिव लग रहा है। और वो भी कहां, दिस स्टिल हार्थ, बाय दिस स्टिल हार्थ, इस शांत चूल्हे के पास में बैठ करके। चूल्हा का मतलब राजा, राज का काम करने का मतलब, वो चूल्हे में जाकर के खाना नहीं बनाएगा, या वो सच में चूल्हे के पास बैठा नहीं रहेगा कि उसकी वाइफ बनाएगी, इतने गरीब है कि वो भी बैठा रहेगा। यहाँ पे चूल्हा चौकी से मतलब है राज का काम करना। जैसे घर का काम करना होता है किसी के लिए, वैसे उसको राज का काम करना जो है वो चूल्हा चौकी लग रहा है। ये जो हर्थ है हमारी वो खामोश है, शांत है, बूझी हुई है। और जो ये क्रैक्स हैं, क्रैक्स मींस होता है रॉक्स, चट्टाने जो है वो बैरन है, बंजर है। देखिएगा यहाँ एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे नाउन है जिसके पहले जो एडजेक्टिव है ना वो बहुत ही पैसिमिस्टिक लिखा हुआ है। जैसे किंग के पहले आइडल, राजा कैसा है, निष्क्रिय है। प्रॉफिट, लाभ कैसा है, बहुत कम लाभ है। हर्थ कैसा है, चूल्हा कैसा है, बुझा हुआ है, स्टिल है, खामोश है। क्रैक्स कैसा है, यानी चट्टाने कैसी है, बैरन है, बंजर है। वाइफ कैसी है, एज्ड है, बूढ़ी है। तो एक बुराई के रूप में एक पैसिमिस्टिक जो है अप्रोच हमारे यूलिसिस महोदय का वो यहाँ शो हो रहा है कि मुझे कोई लाभ नहीं दिखता है कि एक यूजलेस राजा के रूप में यहाँ पड़ा रहूं मैं, जो इस शांत बुझे हुए चूल्हे के पास बैठा हो, इन बंजर चट्टानों के बीच में बैठा हो
और वो भी मैच कर रहा हो एक ऐसी औरत से, एक ऐसी बीवी से जो बूढ़ी है। तो बूढ़ी पत्नी के साथ मैं हूं। आई मेट एंड डोल, और वो भी मैं क्या कर रहा हूं? मेट एंड डोल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं अपने देशवासियों के बीच में, लोगों के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं? अनइक्वल लॉज, मतलब असमान नियम, असमान कानून मैं इनमें बांटता हूं। वो भी किसको बांटता हूं मैं? सेवेज रेस, जो असभ्य जाति है, असभ्य लोग हैं। ये असभ्य लोग किसको कह रहा है? ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि ये सेवेज रेस किसको रेफरेंस के रूप में रखा गया है। तो सेवेज रेस जो है वो है इनके खुद के लोगों के, यानी इथाका के लोगों को कहा गया है, अपनी प्रजा को। ये बंदा कहता है कि इन असभ्य जाति को केवल असमान कानून बांटना, एक औरत के साथ रहना जो ओल्ड है, या बंजरों के बीच में बैठना, चूल्हे के पास बैठना जो शांत है, जो बुझ चुका है, जिसमें कोई आग नहीं है, जिसमें कुछ करने की जज्बा हालात नहीं है, खत्म हो गया है सब कुछ, उसके बीच में बैठना, ये मेरे लिए सही नहीं। और भी ये कौन से सेवेज रेस? जो कि होड़, होड़ मतलब होता है स्टोर करना। ये केवल क्या करते हैं? ये असभ्य जातियां, यानी ये लोग, जो प्रजा है, वो क्या करती हैं? केवल होड़ करती हैं, केवल स्टोर करती हैं, पैसे जमा करती हैं, खाना इकट्ठा करती है। केवल इकट्ठा करने में ही जिंदगी इनकी बीत जाती है। एंड स्लीप, सोने में बीत जाती है। एंड फीड, और खाने खिलाने में बीत जाती है। एंड नो नॉट मी, और यहाँ तक ये मुझे जानते भी नहीं है सही से। जानने का सही से मतलब है कि ये मुझे नहीं जानते हैं कि आखिर मैं हूं कौन, रियल में मैं कौन हूं, ये इनको नहीं पता है। कि मैं एक एक्सप्लोरर हूं, मैं एक एडवेंचरस हूं, मैं केवल एक राजा के रूप में जाना चाहता हूं, लेकिन वास्तव में मैं क्या हूं इन्हें कुछ भी नहीं पता। तो जिन्हें कुछ पता ही नहीं है उनके बीच में रहने का क्या मतलब है? वो भी असभ्य लोग हैं ये। क्योंकि ये देखिएगा, एक इंसान के रूप में ये कटाक्ष है। इंसान भी यही करता है कि वो पैसे जमा करता है, सोता है, खाता है, पीता है, बस। और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई जानता ही नहीं है। और जानता भी है तो केवल स्वार्थ के कारण जानता है। यहाँ अनटू जो है ये आर्केइक वर्ड है। आर्केइक वर्ड का मतलब है कि प्राचीन शब्द। ये अब इसे टू कहते हैं, TO2। हालांकि अभी भी कभी कहीं 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 जो है अनटू पाया जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब पोएट जो है वो कहता है आई कैन नॉट रेस्ट, मैं आराम नहीं कर सकता, फ्रॉम ट्रेवल, ट्रेवल से। मैं यात्रा से आराम नहीं कर सकता, यानी मुझे यात्रा करनी है। मैं नहीं छुट्टी ले सकता यात्रा में। आई विल ड्रिंक, मैं पीऊंगा क्या, लाइफ, मैं जीवन को ही पी जाऊंगा। टू द लीज, मतलब जितना भी संभव हो सके मैं एक बूंद तक, आखिरी बूंद तक जीवन को पीना चाहता हूं। लीज का वैसे मतलब होता है शराब की तली में तलछट, यानी कि जैसे आखिरी ड्रॉप भी बंदा शराबी जो है एक एक बूंद पी जाता है शराब की। जैसे आपको भी कोई ड्रिंक मिल जाए, कोई पेय पदार्थ जो आपको बहुत पसंद हो, तो एक एक बूंद जो है हम पीना चाहते हैं। वैसे ही वो जिंदगी को पूरी तरह से पीना चाहता है, यानी कि जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहता है। ये मेटाफर है। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड, अब ये बंदा कहता है कि मैं पूरे के पूरे समय, जितने भी साल मैं जिया अभी तक, मैंने बहुत एंजॉय किया। ग्रेटली माने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हैव सफर्ड ग्रेटली, बहुत ज्यादा मैं कष्ट भी झेला हूं, क्योंकि यात्राओं में बहुत कष्ट होते हैं, लड़ाई में बहुत कष्ट होते हैं। और जो ये दोनों काम किया हूं मैं, एंजॉय करने का और सफर करने का, ये किसके साथ किया हूं? विद दोज दैट लव्ड मी, उन लोगों के साथ जो मुझसे प्रेम करते थे। ऐसे लोगों के साथ नहीं जो एक असभ्य लोग हैं। एंड एलोन, और कभी कभी अकेले भी मैंने सफर किया है, कभी कभी अकेले भी एंजॉय किया है मैंने। ऑन शोर, बहुत सारे समुद्रों पर यात्रा किया है मैंने, बहुत सारे तटों पर यात्रा किया है मैंने। एंड वेन थ्रू, और तब भी जब, ये THRO जो है, THROUGH है, थ्रू। स्कडिंग, स्कडिंग का मतलब होता है मूविंग फास्ट। ड्रिफ्ट मतलब होता है फ्लोज, बहना, जो बहुत तेजी से बहता है। रेनी हाइडीज, आपको मैंने बताया था कि ये हाइडीज जो है, ये इसके बारे में ग्रीक मिथोलॉजी में क्या है चल रहा। पोएट जो है वो यहाँ कहना चाहता है कि तब भी जब बहुत तेज से ये हाइडीज जो है वो बारिश करती है, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब था कि बारिश और तूफान आने वाला है, और सबको पता चल जाता था कि आने वाला है, इसलिए ये अपने बचाव में कुछ ना कुछ करते थे। तो बहुत तेज बरसातों में हाइडीज के भी मैंने क्या की है, यात्राएं की हैं। और ये जब यात्राओं के दौरान जब ये बहुत तेज बारिश होती थी हाइडीज की, तो ये वेक्स्ट कर देती थी। वेक्स्ट मतलब होता है डिस्टर्ब कर देती थी डिम सी को। डिम माने होता है धुंधला सा, डिम का मतलब होता है शांत सा, और डिम का मतलब होता है नाइट से भी, क्योंकि उस समय रात हुआ करता था। क्योंकि जब हाइडीज निकलता है, जब तारे निकलते हैं, तो ये माना जाता है कि उस समय रात है, रात में निकलते हैं, रात में दिखते हैं हमें। तो रात के समय जब ये हाइडीज बारिश करते हैं ना, या तूफान लाते हैं, तो ये हलचल पैदा कर देते हैं, डिस्टर्ब पैदा कर देते हैं शांत समुद्र में, शांत सागर में। एक ज्वार भाटा सा पैदा कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि मून के कारण जो है, वो चंद्रमा के कारण जो है, चंद्रकलाओं के कारण जो है, वो ज्वार भाटा सा आता है समुद्र में, उफान सी आती है समुद्रों में, लहरें बहुत तेजी से उठती हैं, या पता नहीं क्या क्या होता है। वैसा यहाँ कहा जाता है कि जब हाइडीज बारिश करता है ना, जब वो तूफान लाता है, तो समुद्र में तूफान से मच जाती है, हलचल से मच जाती है। और इन तरीकों से,
इन इतनी सारी तकलीफों को सहने के बाद, इतने सारे संघर्षों के बाद मैंने जो है ना अपना नाम कमाया है, मैंने अपना नाम बनाया है। तो ये जो नाम मेरा है एक राजा का, वो राजा का नाम मुझे राजा से नहीं मिला, क्योंकि वो मुझे पारिवारिक मेरी संपत्ति है। फादर किंग थे तो मुझे राजा बनाया गया, इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन मैं जो हूँ, अपना नाम कमाया हूँ, वो इन यात्राओं से, इन संघर्षों से कमाया हूँ। वैसे ही कि जैसे श्री राम को आप मानते हो भगवान, भगवान कब हम माने? जब वो राजा थे तब भगवान हमने नहीं माना, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है, ये दायित्व है कि अपनी प्रजा को या अपने देशवासियों को खुश रखना, उनके लिए सब कुछ करना। पर उन्होंने केवल अपने प्रजा के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश, पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व के लिए किया। और जब उन्होंने संघर्ष झेला, ये कब हुआ? जब उन्होंने संघर्ष झेला, बहुत सारे विपत्तियों से सामना करते हुए, तब जब वो लौटे अपने वनवास से अपने राज्य में, अयोध्या में, तब उनको श्री राम के बाद भगवान राम और पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाने लगा। तो वो अपना नाम जो थे वो राजा के रूप में नहीं कमाया था, उन्होंने अपने संघर्षों के कारण कमाया था। वैसा ही कुछ संघर्ष यहाँ पे यूलिसिस जो है वो हमें बता रहा है कि उसने किया। नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। यहाँ लिखा है फॉर ऑलवेज रोमिंग, क्योंकि मैंने हमेशा जो है वो रोम किया है, हमेशा हमने जो है वो यात्राएं की है, यहाँ वहां घूमता ही रहा हूं मैं, और वो भी विद अ हंग्री हार्ट। मेरा पेट भूखा नहीं था, मेरा दिल भूखा था, क्योंकि मुझे और एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मुझे और एडवेंचर चाहिए होता है। तो भूखे दिल से जो है वो मैंने यहाँ वहां यात्राएं की हैं, हमेशा भूखे मन से मैंने यहाँ वहां घूमा है। मच हैव आई सीन, और जितना भी मैंने देखा है, एंड नोन, और जितना भी मैंने जाना है, मैंने हमेशा अपने आप को घूमते हुए पाया है। तो बहुत कुछ देखा मैंने है, और बहुत कुछ जाना है मैंने अपनी यात्राओं में। क्या क्या देखा है? सिटीज ऑफ मैन, आदमियों का शहर देखा है, मनुष्यों का नगर देखा है, शहर देखा है, भरा हुआ लबालब इंसान से भरे हुए लोग देखा है मैंने। मैनर्स देखा है उनका, किस तरीके से आदतें उनकी हैं, व्यवहार उनका कैसा है, क्लाइमेट्स कैसी है वहां की, जलवायु जिसे कहते हो, काउंसिल जो सभाएं होती है वहां की वो कैसी हैं, गवर्नमेंट्स कैसी है वहां की। माई सेल्फ नॉट लिस्ट, और इन लोगों से मिला हूं मैं। माई सेल्फ नॉट लिस्ट बट ऑनर्ड ऑल देम ऑल, और मैं वहां स्वयं सम्मानित हुआ हूं। यानी कि मैं जितने भी लोगों से मिला हूं, मैं उनमें सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं रहा हूं, बल्कि वहां के लोगों ने मेरी बहुत ही ज्यादा सम्मान की है। तो जहां जहां गया हूं मैं, वहां सम्मानित हुआ हूं, लोगों ने मेरा सम्मान किया है। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल, और मैंने पिया है, क्या पिया है मैंने? युद्ध की खुशियां पी हैं। तो मैंने वहां जा करके जो है वो अपने दोस्तों के साथ युद्ध का आनंद लिया है। तो एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल, इसका मतलब है कि मैंने पिया है क्या? युद्ध की खुशियां, युद्ध का आनंद लिया है मैंने, किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। तो ये बैटल ऑफ डिलाइट जो है ये आपको पता होना चाहिए, पैरोडी है, पैराडॉक्स है, क्योंकि युद्ध हो और वो भी आनंददायक हो, ये शायद संभव नहीं है। फार, दूर, ऑन द रिंगिंग प्लेन्स, वो भी कहां पर? दूर जाकर के रिंगिंग प्लेन्स पर। प्लेन्स माने होता है फील्ड, युद्ध का मैदान, और रिंगिंग का मतलब होता है जो बजते हैं नगाड़े या घंटियां, युद्ध के समय की शुरुआत हो रही युद्ध की, या जब भी कोई परेशानी होती थी अलार्म के रूप में बजता था। तो इन सब के बीच में मैंने ये सब काम किया है, और वो भी कहां पर? विंडी ट्रॉय में। ट्रॉय जो है, जो वहां पे युद्ध हुआ था, वो विंडी था, क्योंकि हवाएं वहां बहुत तेज बह रही थी। और आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जो हवाओं पर निर्भर करते हैं। हवा से युद्ध जीते और हारे गए हैं, हवा के रुख से। तो मैंने अपने साथियों के साथ युद्ध का आनंद लिया है, हवा से भरे उस ट्रॉय के बजते हुए मैदानों में। आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, मैं उसका एक भाग हूं, जिससे भी मिला हूं, जिस जिससे मिला हूं मैं उसका एक भाग हूं। येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क, हालांकि एक्सपीरियंस को यहाँ आर्क बनाया गया है, एक्सपीरियंस को यहाँ पे एक मेहराब या एक द्वार बनाया गया है। कहा जाता है कि मेटाफोरिकली यूज हुआ है कि सभी के सभी जो एक्सपीरियंस मैंने लिए है ना, वो मेरे लिए एक आर्क है, एक मेहराब है, एक द्वार है। वेयर थ्रू, ये वेयर थ्रू है, मतलब जिसमें से, ग्लिम्स चमकता है या दिखता है। अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जो अभी तक यात्रा नहीं की गई है। हुज मार्जिन, जिसका जो मार्जिन है, जो गैप है, वो फेड्स, वो धूमिल हो जाता है। फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए। व्हेन आई मूव, जब भी मैं जाता हूं, मूव करता हूं। इसका सीधा सा मतलब है, आपने भी देखा होगा कि आप जब कभी किसी भी फील्ड में, मैदान में जाओ, तो आपको दिखता है कि जो हॉरिजन है, क्षितिज जो है, लगता है कि आसमान कहीं ना कहीं टच किया हुआ है धरती को। आप जितनी दूर आगे बढ़ोगे, उतना दूर आपको लगेगा कि और आगे धरती जो है वो टच की है आसमान को। लेकिन कितना भी दूर चले जाओ आप, आपको आसमान और धरती का मेल जो है कभी दिखेगा ही नहीं। तो ये कहनाम है हमारे इन यूलिसिस महोदय का
कि मैं जितना भी दूर जाता हूं उतना अपने आप को पाता हूं कि जो मार्जिन हमारे बीच में है, जो गैप हमारे बीच में है इस आसमान के गिरने की और मेरे बीच में, वो धूमिल हो जाती है जब भी मैं आगे बढ़ता जाता हूं। यानी कि जितना पाता जाता हूं उतना और लालसा बढ़ती जाती है। एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत है और अभी भी बहुत एक्सपीरियंस है जो मुझे पाने हैं। हाउ डल इट इज टू पॉज, कितना नीरस है, कितना उबाऊ है कि मैं अपने आप को रोक दूं यहां पर इस देश में, बजाय कि मैं यात्रा करूं। टू मेक एन एंड, और खत्म कर लूं। नेक्स्ट चलते हैं। टू रस्ट और अनबर्निस्ड, कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं जंग खाए हुए इंसान की तरह। रस्ट मतलब होता है जंग, अनबर्निस्ड का मतलब होता है बिना चमके। नॉट टू शाइन इन यूज, वो भी इस्तेमाल में चमकने के बजाय, इस्तेमाल में चमकने के बजाय मैं जंग खा जाना बिना चमके ही। मैं अपने आप को ऐसे अपने जीवन को खत्म नहीं करना चाहता हूं। अगर आपको सही से समझाऊं मैं इसे, तो यहाँ जो यूलिसिस है ना, वो अपनी कंपेयर है एक स्वॉर्ड से, एक तलवार से करता है। जैसे एक तलवार युद्ध के लिए होता है, उसका इस्तेमाल करने से वह तेज और चमकदार यानी बर्निश्ड हो जाता है। यदि तलवार बेकार पड़ी रहती है तो उसमें जंग लग जाएगी। तो इस लाइन में यूलिसिस जो है वो कह रहा है कि बिना किसी काम के इनएक्टिव लाइफ जीना, अपनी सोल और बॉडी को सड़ने देना है, उसे बेकार हो जाने और अपने उद्देश्य को खो देने का डर है। इसलिए वो नहीं चाहता है कि बिना इस्तेमाल किए, बिना शाइन किए, बिना लाइफ को जिए, मैं ऐसे ही अपने शरीर पर जो है वो जंग लगा लूं और अनबर्निश्ड कर लूं, यानी कि अपनी चमक खो दूं। तो मुझे चमक अपनी बनानी है और ये चमक तब बनेगी जब मैं यहां वहां यात्राएं करूंगा, तलवार की तरह युद्ध करूंगा। एज दो टू ब्रीथ वो लाइफ, कहता है क्या केवल जीवन, देखिए क्या एपोस्ट्रोफी है, कहता है क्या केवल सांसें लेना ही जीवन है। मतलब इंसान जो है वो केवल सांसें ले तो क्या उसे जीवन या जिंदगी माना जा सकता है कि हाँ वो जिंदा है। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ मतलब होता है अ नंबर ऑफ लाइव्स, मतलब ढेर सारी जिंदगियां। जैसे हमारे यहाँ कहावत कहा जाता है कि 7 जन्म लेता है इंसान, तो 7 जन्म 8 जन्म जो भी है हमारे यहाँ, या ऐसे ही बहुत मिथोलॉजिकल बातें होती हैं। तो ढेर सारी जिंदगी कहने का मतलब है, राइटर जो है वो चाहता है कि वर ऑल टू लिटल, ये बहुत कम है मेरे लिए। कितनी भी जिंदगी, जितनी भी जिंदगी, जिस भी मिथोलॉजी में, चाहे हिंदू मिथोलॉजी में, चाहे मुस्लिम में, चाहे किसी और कंट्री के मिथोलॉजी में, जो भी जन्म लेने के नंबर्स हैं, जितने भी हो, अगर वो मुझे सब मिल जाए ना, वो भी मेरे लिए बहुत कम है। तो ये हाइपरबोलिक है, वो बहुत कम है मेरे लिए। एंड ऑफ नो एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, और चूंकि मेरे पास एक ही जिंदगी है, एक ही बचा है। अगली बार मैं यूलिसिस बनूंगा, क्या बनूंगा मुझे पता नहीं, एक ही बचा है और वो भी बहुत कम, लिटिल रिमेन्स, उसमें से भी बहुत कम साल बचे हैं मेरे पास। क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, पत्नी बूढ़ी अगर है तो मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ। तो ढेर सारी जिंदगी अगर मुझे मिल जाती तब भी मेरे लिए कम था। यहाँ तो मेरे पास एक जिंदगी है और जिंदगी में भी कम साल बचे हैं, तो मेरे पास बहुत कम समय बचा है। बट एवरी आवर इज सेव्ड, लेकिन हर समय में बचाता हूँ, हर घंटे बचाता हूँ मैं, एक एक पल को बचाता हूँ मैं। फ्रॉम दैट, किससे बचाता हूँ मैं? फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस, उस शाश्वत मौन से, साइलेंस से बचाता हूँ मैं। और इटर्नल साइलेंस जो है इसे कहा गया है डेथ, मेटाफोरिकली यूज हुआ है ये डेथ के रूप में, कि डेथ से मैं अपने आप के एक एक घंटे को चुराता हूं, समथिंग मोर, शायद उससे भी ज्यादा चुराता हूं मैं, शायद उससे भी ज्यादा बचाने की कोशिश करता हूं मैं। अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, और ब्रिंगर, ब्रिंग माने लाना, ब्रिंगर माने लाने वाला, और इससे नए नए चीजें आती हैं लाइफ में। ये नया नया चीजें लाने वाला है। जो समय मेरा बचेगा ना, उससे मैं कुछ और चीजों को लेकर के आऊंगा। एंड वाइल, और ये वाइल है, वाइल का मतलब होता है हेटफुल, नफरत, डिसऑनरेबल, ये बेकार सी लाइफ है, ये अपमानजनक होगा। इट वर फॉर सम 3 सन्स, कि मैं यहाँ आकर के कुछ साल बचाऊं। सन्स मतलब होता है ईयर्स, यहाँ सिंबॉलिकली जो सन्स है वो ईयर्स के रूप में रिप्रेजेंट हुआ है। तो मैं यहाँ आकर के कुछ समय बचाऊं, 3 साल बचाऊं, स्टोर माने बचाना, एंड होल्ड माई सेल्फ, और अपने आप को फिर से लगा दूं मैं कुछ बचाने में। जैसे यहाँ के लोग जो है वो खाने पीने सोने इसी में लगे रहते हैं, सोना बचाओ, चांदी बचाओ, पैसे बचाओ, धन बचाओ, या भोजन इकट्ठा करो वो बचाओ, इसी में मैं अपने समय लगा दूं, 3 साल बर्बाद कर दूं मैं। ये मेरे लिए नहीं होने वाला, ये अपमानजनक है, ये वाइल है। एंड दिस ग्रे स्पिरिट, जो ये ग्रे, ग्रे स्पिरिट का मतलब यहाँ पे है एजिंग सोल, ये एजिंग सोल है, यानी कि बुढ़ापा। ये अपने आप को, अपने बॉडी को एक सोल मानता है जो बूढ़ा हो रहा है। यर्निंग, ये अभी भी इसमें पाइनिंग है, तड़प है। इन डिजायर, लालसा में, तो लालसा में तड़प अभी भी है इस बूढ़े को भी। टू फॉलो, ये फॉलो करेगा नॉलेज को, जैसे कि सिंकिंग स्टार फॉलो करता है। सिंकिंग स्टार, ये सिमली यूज हुआ है यहाँ पर,
सिंकिंग स्टार का मतलब होता है डूबता हुआ तारा। जैसे सन भी एक डूबता हुआ तारा है, सूर्य भी एक डूबता हुआ तारा है। हमें लगता है कि सूरज जो है वो डूब रहा है, इसका मतलब रात हो रही है, खत्म हो गया जिंदगी इंसान की, पर वो डूब रहा है कहीं और उजाला करने के लिए, किसी और तरीके से वो कहीं और सवेरा करेगा। तो मैं भी जो हूं ऐसे ही हूं, मैं जो हूं नॉलेज को ऐसे ही फॉलो करूंगा। लोगों को लगेगा कि खत्म होने वाला है सब कुछ, या मुझे लगेगा कि नहीं अब नॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बहुत सारी यात्राएं कर चुका हूं, लेकिन ये सिंकिंग स्टार है, फिर से नॉलेज मिलेगा मुझे, फिर से गेन करूंगा मैं, फिर से नया सवेरा होगा मेरे लाइफ का। और ये सब जो है ये बियॉन्ड है, परे हैं, सोच के परे हैं। अटमोस्ट जो है इसका मतलब होता है लास्ट, चरम या ग्रेटेस्ट। बाउंड मतलब होता है सीमा, जो इसकी चरम सीमा होती है ह्यूमन थॉट की, मानव सोच के, मानव विचार के अंतिम सीमा से भी परे है ये चीजें। यानी कि जितना इंसान सोच सकता है ना, उसका जो लास्ट सोचने का एक प्लेस होगा, उससे भी ज्यादा, उससे भी ऊपर की ये बात है जो मैं करना चाहता हूं, जो मैं जानना चाहता हूं यहां वहां। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेंजा को, जिसका नाम है टेलीमैकस द एयर ऑफ ड्यूटी। टेलीमैकस जो कि यूलिसिस का बेटा है और उसे ये अपने कर्तव्यों का उत्तराधिकारी मानता है और कहता है कि जो कर्तव्य मेरे थे अब ये मेरा बेटा करेगा। तो इस सेक्शन में इसी के बारे में बात होगी। लिखा है दिस इज माई सन माइन ओन टेलीमैकस, यह मेरा लड़का है, मेरा खुद का लड़का है जिसका नाम है टेलीमैकस। तो यहाँ जो पोएट है वो यूलिसिस के माध्यम से हमें इंट्रोड्यूस करवा रहा है टेलीमैकस को कि ये टेलीमैकस जो है यूलिसिस का बेटा है और ये उसी का ही बेटा है, ऐसा यूलिसिस कहता है। मतलब शक मत करिए आप कि आप सोचो कि 20 साल के लिए वो यात्रा पर था तो टेलीमैकस पैदा कैसे हो गया। तो वो कहता है नहीं नहीं ये मेरा ही बेटा है। टू हुम आई लीव द सेप्टर, ये सेप्टर इसे बोला जाता है, जिसके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। लीव मतलब होता है सौंपना या छोड़ के जाना, सेप्टर का मतलब होता है पावर, जिसे राजदंड या राजा का अधिकार कहते हैं। तो मैं इसे अपना पावर भी दे रहा हूं और अपनी ये आइल भी दे रहा हूं। आइल का मतलब होता है द्वीप, जिस द्वीप पर रहते हैं ये, इथाका, लेकिन यहाँ पर राज्य से है। आइल का मतलब किंगडम से है। तो अपना किंगडम और अपना पावर दोनों इसको दे करके जाऊंगा मैं। वेल लव्ड ऑफ मी, ये मेरे लिए बहुत प्यारा है, बहुत प्रेम करता हूं मैं इसे। डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, जिसके अंदर डिसर्न है यानी कि वो प्रूडेंस है, समझदारी है कि वो पूरा कर सकता है दिस लेबर को, इस कार्य को, राजाओं वाले कार्य को, ड्यूटी को जो मैं अब तक करता आ रहा हूं, इसको ये अच्छे से पूरा कर लेगा अपने विवेक से, समझदारी से, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ कह रहा है वो बाई स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड रग्ड पीपल। स्लो प्रूडेंस मतलब होता है धीरे धीरे अपने इस प्रूडेंस से, अपने विवेक से, बुद्धिमानी से वो कर लेगा हल्का रग्ड पीपल को, जो कठोर लोग हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट सेक्शन या स्टेंजा में देखा था, इथाका के लोगों को जो है वो यूलिसिस वो कहता है कि ये सेवेज रेस है। तो उन्हीं असभ्य लोगों में जो ये कठोर लोग हैं, इनको ये हल्का कम कर देगा, कम कठोर हो जाएगा, कम कठोर हो जाएंगे ये लोग। कैसे? क्योंकि वो अपने बुद्धिमानी से धीरे धीरे नहीं करेगा, अपनी मृदुता से, अपनी वाणी से ऐसे से करेगा। एंड थ्रू, ये थ्रू है, THROUGH, एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज, और सॉफ्ट डिग्रीज से, बड़े प्रेम से उनसे ये काम कराएगा। और सबड्यू करेगा, सबड्यू माने हरा देगा उनको, जीत हासिल करेगा उन पर, या विवश कर देगा उनको अपने वश में आने के लिए, वो भी बुद्धिमानी से, मृदुता से अपने वश में कर लेगा। दे माने उन लोगों को, रग्ड पीपल को, ताकि ये यूजफुल हो जाए और गुड बन जाए, अच्छा बन जाए ये लोग। तो इस तरीके से वो अपनी बुद्धिमानी से उन पर अपना विजय हासिल कर लेगा, वश में कर लेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। नेक्स्ट है मोस्ट ब्लेमलेस इज ही। अब पोएट जो है वो कहता है कि ये लड़का जो है टेलीमैकस वो बहुत ही ब्लेमलेस है, यानी इस पर कोई ब्लेम नहीं कर सकता है। ये एपिथेट्स है, EPITHETS, एपिथेट्स, जिसे कहा जाता है प्रेज करने वाले वर्ड्स, मोरल प्रेज। यहाँ प्रेज हो रहा है उस टेलीमैकस का, क्योंकि वो कहता है कि ये बहुत ही ब्लेमलेस है। सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, जो भी कॉमन ड्यूटीज हैं उसके स्फीयर का ये सेंटर होगा। सभी कर्तव्य, जो भी इंसान के कर्तव्य है अपने माँ बेटे भाई बहन अपनी प्रजा के प्रति, उसका ये सेंटर होगा, बीच का होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि केंद्र यही होगा, यही राजा बनेगा अपने प्रजा का। डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिसेज ऑफ टेंडरनेस, और इतना ये डिसेंट है मेरा लड़का टेलीमैकस जो है, इतना डिसेंट है कभी वो फेल ही नहीं हो सकता इन ऑफिसेज। ऑफिसेज मतलब होता है वर्क्स, इन वर्क्स ऑफ टेंडरनेस, टेंडरनेस मतलब होता है कोमलता की। तो कोमलता के किसी भी कार्य में ये विफल नहीं होगा, बहुत ही कोमलता से ये अपने सारे कार्यों को करेगा। एंड पे मीट एडोरेशन, और ये श्रद्धांजलि अर्पित करेगा माई हाउस होल्ड गॉड्स की, मेरे जो घरेलू देवता हैं,
वैसे तो हाउस होल्ड्स का मतलब घरेलू देवता होता है, पर यहाँ पर ये जो है ये एक सिंबोलिज्म है ट्रेडिशन का, ट्रेडिशन। तो मेरे सभी परंपराओं का निर्वहन करेगा ये, श्रद्धा अर्पित करेगा ये, उचित श्रद्धा देगा ये, यानी कि घर के देवी देवताओं का, परंपराओं का ये सही से जो है वो सम्मान करेगा। When I'm gone, जब मैं चला जाऊंगा, क्योंकि ये जाने ही वाला है, आपको पता ही है, फिर से ये जाएगा। कहता है जब मैं चला जाऊंगा, he works his work, I mine। तो ये अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। ये एंटीथेसिस है कि वो अपना काम करे, मैं अपना। तो यहाँ कंट्रास्ट ऑफ रोल्स है, इसका रोल कुछ और है, उसका रोल कुछ और है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, लास्ट सेक्शन या स्टैंजा आप इसे कह सकते हो। अब जो है ये अपने मैरिनर्स को, अपने कंपेनियंस को बुलाता है, अपने पीयर्स को, और उन्हें संबोधित करते हुए कुछ बातें कहता है, क्योंकि अब फिर से तैयारी कर रहा है ये जाने के लिए, समुद्र में उतरने के लिए। कहता है देयर लाइज द पोर्ट। अब वो इंडिकेट करते हुए कहता है कि देखो पोर्ट जो है वो सामने है, बंदरगाह सामने है। द वेसल पब्स, और जो वेसल है, यानी वेसल मतलब यहाँ पे है शिप, जहाज से, और यहाँ वेसल को पर्सोनिफाइड किया गया है क्योंकि यहाँ हर लिखा गया है उसके लिए। और जो वेसल है, जो जहाज है, वो पब्स हवा भर रही है अपने सेल में, अपने नाव में। मतलब आपने देखा होगा कि जो जहाज होता है उसकी पाल, यहाँ सेल का मतलब पाल से है, जो अपने पाल को, बड़े बड़े पर्दे के लगे हुए होते हैं, कपड़े के लगे हुए होते हैं, जो हवाओं को जो है वो दिशा देते हैं, या हवाएं जब आती हैं तो उसी के अनुसार जो है वो पाल को लगाते हैं, दाएं बाएं डायरेक्शन देते हैं उसके, ताकि हवाओं के माध्यम से भी वो चलता रहे नाव। अगर इंसान नहीं चला पा रहा है, थक गया है, तो जो जहाज है वो अपने पाल में हवा भर रही है, यहाँ यूं कहे तो तैयार हो चुकी है नाव। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सी, और आप सामने देख सकते हो कि समुद्र जो है वो बहुत वास्ट है, ब्रॉड है, विशाल है, और सब तरफ ग्लूम एंड डार्क है, अंधेरा है, अंधेरा फैला हुआ है। विशाल समुद्र तुम्हारे सामने है, बंदरगाह तुम्हारे सामने है, जहाज तैयार है जाने के लिए। माई मारिनर्स, मेरे नाविकों, मेरे दोस्तों, सोल्स दैट हैव ट्वेल्ड, ऐसी आत्माओं जो मेरे साथ ट्वेल्व किए हो, मेरे साथ ट्वेल्व का मतलब वैसे वर्क जो होता है, पर यहाँ ट्वेल्व का मतलब है फॉट से, मेरे साथ जो तुम युद्ध लड़े हो। रॉट जो है वो आर्केक वर्ड है वर्कड का, तुम मेरे साथ वर्कड किए हो, काम किए हो। एंड थॉट विद मी, और मेरे साथ तुमने सोचा भी है। तो तुमने मेरे साथ परिश्रम किया है, संघर्ष किया है और सोचा है, तो अब क्या करोगे? अब मेरे साथ चलना भी शुरू करो। That ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine, और अपने नाविकों को संबोधित करते हुए, याद रखिएगा किसके लिए ये लाइन लिखा हुआ है, क्योंकि यही पूछता है, अगर पूछेगा तो किसके लिए लाइन है, या कोई वर्ड पूछ लेगा। तो यहाँ पर जो है वो पोएट कह रहा है, यानी कि यूलिसिस जो है वो कह रहा है दैट, जिन्होंने हमेशा, फ्रॉलिक का मतलब होता है आनंद पूर्वक, हैप्पीनेस, हमेशा से स्वागत किया है थंडर का भी और सनशाइन का भी। तो चाहे बिजली हो, गर्जन हो, और चाहे धूप हो यानी बारिश हो, और चाहे तगड़ी धूप हो, हर विपत्तियों का सामना किया है मेरे साथ खुशी खुशी पूर्वक। एंड अपोज्ड मींस फेस्ड, सामना किया है, और जो सामना किया है वो भी फ्री हार्ट से, मतलब स्वतंत्र दिल से सामना किया है, दिल खोल के सामना किया है। ऐसे कि नहीं कि लड़ाई हो गई है तो मैं, एक जो है वो लड़ रहा है, दो चार पीछे भाग गए, छिप गए, ऐसे दोस्त नहीं हो तुम। पूरे मन से, पूरे दिल से सामना किए हो इन विपत्तियों का। फ्री फोरहेड्स, और वो भी सर उठा करके। फोरहेड्स मतलब होता ललाट, सर, अपना सर ऊंचा करके तुमने ये काम किया है। यू एंड आई आर ओल्ड, अब तुम और मैं बूढ़े हो चुके हैं। ओल्ड एज हैथ मतलब हैज, ये आर्केइक वर्ड है, हैज येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। बूढ़े तो हो गए हम, लेकिन वृद्धावस्था में भी जो सम्मान हमारा है और जो कार्य हमारे हैं वो अभी भी येट हैं, अभी भी बाकी हैं। तो हमें अभी बहुत सारे सम्मान पाने हैं और बहुत सारे वर्क करने हैं। ये एंटीथेसिस है यहाँ पे। थंडर एंड सनशाइन जो है ये एंटीथेसिस है, क्योंकि यहाँ हार्डशिप और जॉय को दर्शाता है। फिर से चलते हैं इस स्टैंजा में। डेथ क्लोजेज ऑल, जो मृत्यु है वो हम सबकी बहुत नजदीक है, आने वाली है लगभग। बट समथिंग एर, एर मीन्स बिफोर, बट समथिंग बिफोर द एंड, लेकिन अंत से पहले कुछ तो है जो बाकी है, जो हमें करना है। सम वर्क ऑफ नोबल नोट, नोबल नोट मीन्स होता है महान कार्य, अभी कुछ काम महान कार्य के बचे हुए हैं। मे येट बी डन, अभी ये कार्य करने हैं हमें। नॉट अनबिकमिंग, अनबिकमिंग का मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट, लेकिन जब नॉट भी लग गया तो इनएप्रोप्रिएट प्लस नॉट बराबर एप्रोप्रिएट हो गया। तो इसका मतलब है एप्रोप्रिएट मेन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, हमें ऐसा एप्रोप्रिएट बनना है, ऐसा इंसान बनना है जो गॉड से भी संघर्ष कर सके। स्ट्रो मीन्स होता है संघर्ष करना, स्ट्राइव करना। तो हमें ऐसा इंसान बनना है जो
ऊपर वाले से भी संघर्ष कर सके, लड़ सके, कोई भी परेशानियां हो उससे डट सके। द लाइट्स बेगिन टू ट्विंकल। अब ये इशारा करता हुआ कहता है कि देखो लाइट्स जो है, जो रोशनी आ रही थी वो शुरू हो गई है ट्विंकल करना, क्योंकि अब तारे निकल आए हैं, तारों से रोशनी आना शुरू हो गई है। फ्रॉम द रॉक्स, चट्टानों से, क्योंकि चट्टाने ऊपर ऊपर हैं, ये चट्टानों के नीचे गल्फ में जो है ये नाव चलाना शुरू कर दिए हैं। तो कहते हैं कि रात देखो हो ही चुकी थी पहले से, अब देखो चट्टानों से होकर के जो है वो रोशनी हमारे तक आ रही है। द लॉन्ग डे वेंस, वेंस मतलब होता है ढल जाना। तो लंबा दिन जो था वो ढल चुका है, रात हो चुकी है। द स्लो मून क्लाइम्स, धीरे धीरे जो मून है वो क्लाइम्स कर रहा है, चढ़ रहा है, चांद आ चुका है अब। द डीप, डीप मतलब यहाँ है सी से, समुद्र से। तो जो समुद्र है, मोन्स वो कराहती है, राउंड विद मेनी वॉइसेज, बहुत सारी आवाजों में जो है ये बार बार राउंड राउंड बहुत बार जो है ये कराह रही है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है समुद्र से जो है वो कई सारी आवाजें आ रही हैं। कम माय फ्रेंड्स, फिर से ये संबोधित करते हुए अपने मैरिनर से कहता है आओ मेरे दोस्तों। यहाँ एक और बात बता दी जाए, पर्सोनिफिकेशन जो है मून के क्लाइम होने की, कि चांद लग रहा है जैसे इंसान हो चढ़ रहा हो, और सी के मोन्स करने की यानी कि आहें भरने की, कराहने की, मानो कि वो कोई इंसान हो, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। कम माय फ्रेंड्स, ये IT इट है। इट इज नॉट टू लेट टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड, अभी बहुत लेट नहीं हुआ है कि हम नई दुनिया ना खोज सकें। तो आओ चलो हम सर्च करते हैं, सीख करते हैं नई दुनिया को, और भी नई दुनिया को, जितने हम खोज चुके हैं उससे भी नई। पुश ऑफ, अपना चप्पू चलाओ। पुश ऑफ का मतलब होता है चप्पू चलाओ, काम करो जो कर रहे हो। एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर, और एक क्रम में बैठ जाओ। जैसे आपने भी देखा होगा कि चप्पू जो होता है वो एक बार एक साथ में कई लोग नाव में बैठ जाते हैं, और दोनों या 4-5 लोग होते हैं, चारों पांचों लोग जो है वो चप्पू चलाते हैं ताकि वो तेजी से नाव चलता रहे। तो यहां पर कह रहा है कि एक साथ सभी लोग एक ऑर्डर, एक क्रम में बैठ जाओ। स्माइट करो, स्माइट मतलब होता है अटैक करो, प्रहार करो। द साउंडिंग फरोज, साउंडिंग फरोज का मतलब यहाँ पे साउंड मतलब आवाज, यानी लहरें, जो लहरें आवाज कर रही है। और फरो जो होता है, फरो का मतलब वैसे खेत में जोतने का काम होता है, लेकिन यहाँ पे लहरों को जोतने का, यानी लहरों को चीरने का काम हो रहा है कि तुम लहरों को एक क्रम में बैठ जाओ और प्रहार करो लहरों पर, और इन लहरों को चीर दो। तो ये साउंडिंग फरो जो है ये एक मेटाफर है, जो वेव्स को ऐसे बता रहा है, लहरों को ऐसे बता रहा है मानो कि प्लाउ हो रहा हो खेतों में, जोता जा रहा है खेतों को। फॉर माई पर्पज, फॉर का मतलब बिकॉज या बिकॉज, बिकॉज माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हम जो है वो सनसेट के बियॉन्ड तैरते रहे, सनसेट के परे जो है वो ऐसे ही नाव चलाते रहें। एंड द बाथ्स, बाथ्स मतलब यहाँ पे नहाने से नहीं है बल्कि सूर्यों के चमकने से या स्टार्स के चमकने से है। यहाँ बाथ्स का मतलब है चमकने से। एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, और उसके भी बियॉन्ड जाना चाहता हूं मैं, जहां पर ये वेस्टर्न स्टार्स, सभी वेस्टर्न स्टार जो है उनकी जो चमक है, तो जहां तक ये चमक, पश्चिमी जो तारे हैं वहां जो चमक रहे हैं, स्नान कर रहे हैं चमक में, वहां तक मैं जाना चाहता हूं, तब तक जाना चाहता हूं until I die, जब तक मैं मर नहीं जाता। यानी कि मैं सूर्यास्त हो तब भी जाना चाहता हूं, तारे जहां चमक रहे हैं, जो लास्ट तारा जहां चमक रहा है वहां तक भी जाना चाहता हूं मैं। यानी बंदा जो है ये बस मरते दम तक जो है वो चलना चाहता है, हर जगह भी ये यात्रा करना चाहता है। कहता है इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन, और ऐसा करते करते, ऐसे चलते चलते हो सकता है कि जो गल्फ्स है, जो खाड़ियां है, वो हमें वॉश अस डाउन कर दे, कि ये हमें जो है वो खाइयां निगल सकती हैं। इट मे बी, और ये भी हो सकता है, वी शैल टच द हैप्पी आइल, हम हैप्पी आइल को टच कर सकते हैं। हैप्पी आइल का मतलब होता है सुखद द्वीप, और सुखद द्वीप का मतलब यहाँ पर होता है स्वर्ग से। ये मिथोलॉजिकल एल्यूजन है, हैप्पी आइल को जो है वो यहाँ कहा गया है कि वो एक स्वर्ग के बारे में बात कर रहा है। तो ये कहता है कि हो सकता है ये भी कि हमको धो दी जाए, हमें निगल जाए, ये गल्फ जो है, हमें खाड़िया जो है वो खा जाए, हमें निगल जाए, पर ये भी तो हो सकता है कि हम स्वर्ग तक पहुंच जाएं। एंड सी द ग्रेट एक्लिज, और वहां जाकर के हम उस महान एक्लिज का दीदार करेंगे, जो ट्रोजन वॉर में जिससे हम मिल चुके हैं। आगे लिखा भी है होम वी न्यू, जिसे हम जानते थे क्योंकि हम मिले हुए हैं उससे ट्रोजन वॉर में। दो मच इज टेकन, हालांकि बहुत कुछ छिन गया है हमारा, मच अबाइड्स, पर बहुत सारी चीजें भी बाकी हैं हमारे लिए। एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ, और हालांकि ये THOUGH है, दो, और हालांकि हमारे पास अब उतना स्ट्रेंथ नहीं है विच इन ओल्ड एज, जितना पहले हुआ करता था। और जब हुआ करता था, मूव्ड अर्थ एंड हेवन, हम पृथ्वी और आकाश को हिला देते थे, पृथ्वी आकाश को एक कर देते थे, पर वो जो स्ट्रेंथ हमारे में तब था वो नहीं था दैट विच वी आर, पर हम वही हैं। स्ट्रेंथ नहीं है वो, पर हम वही हैं। वी आर, हम ही है वो जो अर्थ और हेवन को एक कर देते थे, हिला कर रख देते थे। ये लास्ट लाइंस है,
वन इक्वल टेम्पर, टेम्पर का मतलब यहाँ पर होता है भावना से, एक समान भावना के साथ हीरोइक हार्ट्स, हमारा जो दिल है ना वो वीरों वाला दिल है, तो वीरों के दिलों की एक समान जो भावना है हमारे अंदर वो सबके साथ एक ही है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, हालांकि अब जो है ये कमजोर कर दिया गया है समय और भाग्य के द्वारा, भाग्य और समय के द्वारा हमारे दिलों को कमजोर कर दिया गया है, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, पर हमारे जो विल है, इच्छा शक्ति है, इसमें हम बहुत मजबूत हैं। इसलिए तुम क्या करो, स्ट्राइव करो, सीख करो, फाइंड करो और नॉट टू यील्ड, स्ट्राइव इन संघर्ष करो, खोजो, पाओ और कभी मत हारो। यील्ड मतलब होता है आसानी से खुद को समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना या हार मान जाना। तो इस तरीके से ये पोएम खत्म होता है। यहाँ चियास्मस नामक फिर से एक फिगर ऑफ स्पीच आया हुआ है, CHIASMUS। चियास्मस क्या होता है इसके बारे में आपको अगर जानना हो तो ये आपको बता दूं कहाँ है ये। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, ये एक्स शेप का एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसको जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आशा है आपको ये पोएम समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।